मैं मयंक शर्मा साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा था अम्ल क्षार वाला चैप्टर और उसमें हम पीएच के दैनिक जीवन में महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हम वहां पर दंत क्षय, अम्लीय वर्षा आदि पढ़ चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी में आगे एक टॉपिक और रह गया है, वह है पशुओं व पादपों के अम्लों से सुरक्षा। के अम्लों से सुरक्षा सुनिएगा कैसे, देखिएगा। हम जानते हैं चींटी, और चींटी जो होती है वह एक जब आपको क्या करती है, चींटी काट लेती है तो वह हमारी त्वचा में एक अम्ल का क्या करती है, स्रावन करती है। उसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी जब क्या मारती है, डंक मारती, चींटी हो चाहे उसका हस्बैंड चींटा हो, ठीक है ना, या क्या हो आपका मधुमक्खी हो, कोई भी ऐसे जीव आपको खा जाते हैं या डंक मारते हैं, तो ये क्या करते हैं, यह एक अम्ल का क्या करते हैं, स्रावन, जिसे आप क्या बोलते हैं, फॉर्मिक या मेथेनोइक कहा जा रहा है। तो यह आपकी त्वचा में इस मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल का क्या करते हैं, स्रावन करते हैं। जैसे ही इस अम्ल का स्रावन होता है आपकी त्वचा पर, त्वचा में दर्द और जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। इस जलन और दर्द से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा अर्थात NaHCO3 का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा कि चींटी जैसे जो जीव हैं, यदि क्या करते हैं, जब आपकी त्वचा पर क्या मारते हैं, डंक मारते हैं, तो डंक मारने से यह एक अम्ल का क्या करते हैं, स्रावन करते हैं, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल, जिसके स्रावन से दर्द और जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। इस दर्द और जलन को कम करने के लिए बेकिंग सोडा या कैलेमाइन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, और इस कैलेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। तो इन दोनों को आप त्वचा पर रगड़कर क्या कर सकते हैं, दर्द और जलन से मुक्ति पा सकते हैं। इसी प्रकार से एक पादप की बात की जाए, एक पादप है जिस पादप का नाम है नेटल पादप, और यह जो नेटल पादप है यह एक शाकीय पौधा है। एक बात तो आप ये याद रखेंगे कि कैसा पौधा है, एक शाकीय पौधा है, या शाकीय क्या है, पादप है। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है कि नेटल पादप कैसा पादप है, तो एक शाकीय पादप है। अब क्या होता है कि मान लीजिएगा ये नेटल पादप में क्या है, पत्तियां हैं, तो इसकी इस पत्तियों पर डंकनुमा क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जब ये डंकनुमा बाल किसी व्यक्ति की त्वचा के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो संपर्क में आने पर यह भी क्या करते हैं, मेथेनोइक अम्ल का क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसका क्या करते हैं, स्रावन करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की त्वचा में दर्द और जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। अब क्या करें कि इसके उपचार के लिए क्या उपयोग में लाया जाना चाहिए, तो क्या होता है कि जिस जंगल में जिस जगह पर नेटल पादप उगा हुआ है उसी के थोड़े से पास में ही एक और पादप होता है, इस पादप का नाम होता है डॉग। और यदि इस डॉग पादप की पत्तियों को इसे नेटल पादप ने जहां पर डंक इसका लगा है उस पर यदि इस डॉग पादप की पत्तियों को रगड़ दिया जाए तो यह इस नेटल पादप के इस प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और हमें दर्द और जलन में क्या होता है, सहायता मिलती है, और वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यह आपका लास्ट पार्ट था पीएच के दैनिक जीवन में महत्व का। कौन कौन से आपने पढ़े, दंत क्षय पढ़ लिया आपने, अम्लीय वर्षा पढ़ ली आपने, पेट में अम्लता पढ़ ली, मृदा में आपने अम्लता के बारे में पढ़ा, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पशुओं और पादपों के अम्लों से आत्म सुरक्षा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं और वह है आपका सॉल्ट या लवण। अगला है हमारा लवण, साल्ट। और देखो साल्ट क्या होता है, सुनिएगा। इस चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षारक और लवण। अब तक आप लोग अम्ल के बारे में पढ़ चुके थे, क्षारक के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारा टॉपिक क्या है, लवण है।
और आपने उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी, और उस उदासीनीकरण की अभिक्रिया में आपने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वह क्या करता है, क्षारक से क्या करता है, अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, और क्या करता है, जल का निर्माण करता है। तो परिभाषा आ गई है किसकी, लवण की, कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है। अब बच्चों यहां पर एक मैं यदि एग्जाम्पल लिखूं या रिएक्शन लिखूं, तो मैंने एक उदाहरण ले लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक क्षारक का उदाहरण ले लिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या करेंगे, परस्पर रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl प्लस किसका निर्माण कर लेंगे, यह जल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब आपका जो अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वह अगला टॉपिक है लवण परिवार। क्या होता है, लवण परिवार। तो अगला जो आपका टॉपिक है वह है लवण परिवार। देखिएगा आपको चीजें यहां पर रटने की आवश्यकता नहीं है, आप नाम से ही पता लगा रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं आप, लवण का परिवार पढ़ रहे हैं। हम परिवार किसे कहते हैं, या किन्हें अपन एक ही परिवार के सदस्य कहते हैं। देखिए आप अपने घर में लगभग जब कुछ लोगों की शकल मैच सी करने लग जाती है, मैच का मतलब कुछ एक दूसरे से शक्लें समान दिखाई देती हैं, तो आपके घर वाले ये कहते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे ये कहते हैं कि यह क्या है, उस जैसी शक्ल का है, उससे मिलता है, या उनके परिवार का है। तो यानी कि शक्ल के आधार पर आप सामान्यतः बिहेवियर में लोग ये जानते हैं कि भैया उस परिवार का है, उनका बच्चा है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं यहाँ पर लवण परिवार में क्या होगा कि मान लीजिएगा कुछ आपको क्या दे देंगे, कुछ उदाहरण मैं आपको दे दूं, और उन उदाहरणों में आपको ये पहचानना है कि कौन सा आयन समान है, धनायन वाला भाग समान है या ऋणायन वाला भाग समान है, और जो भाग समान होगा वे लवण, उसी का क्या कहलाएंगे, परिवार कहलाएंगे। समझिएगा क्या परिभाषा है, परिभाषा की बात अपन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं। देखिएगा जैसे मैंने आपके सामने लिखा NaCl, मैंने आपके सामने लिखा क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4। एक लाइन तो मैंने लवणों की ये लिख दी, और एक रो और लिखी मैंने लवणों की, वापस से वही NaCl, MgCl2 और CaCl। एक लवणों का जो ब्लॉक है, भाग है, वो ये है, और एक लवणों का जो भाग है वो क्या है, ये है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे इन दोनों ही उदाहरणों में बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर इस दोनों ही भाग में क्या है, सोडियम जो आयन है वह सोडियम जो है वो समान दिखाई दे रहा है। मतलब NaCl में भी सोडियम है और सोडियम सल्फेट में भी क्या है, सोडियम है। इसी प्रकार से NaCl, इस MgCl2 और CaCl2, इन उदाहरणों में मैं आपसे पूछूं कि क्या समान है, तो आप कहोगे सर क्लोरीन जो परमाणु है वह तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है। तो बस यहीं पर क्या आ गए, आपके लवण परिवार आ गए। जो लवणों में कॉमन है वे लवण उसी परमाणु का, उसी आयन के क्या कहलाते हैं, परिवार कहलाते हैं। तो ये दोनों किसके परिवार हो गए बच्चों, सोडियम परिवार के लवण हो गए। या इनका कौन सा परिवार हो गया, इन लवणों का सोडियम परिवार हो गया। इसी प्रकार से इनका कौन सा परिवार हो गया, क्लोराइड परिवार हो गया। क्या हो गया, क्लोराइड परिवार। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आप परिभाषा बताइए कि लवण के परिवार की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा अब आप यहां से परिभाषा निकाल सकते हैं। क्या परिभाषा हो जाएगी, दोनों में कौन सा वाला भाग समान है, आप जानते हैं यौगिकों में आगे वाला भाग क्या है, धनायन, पीछे वाला भाग कौन सा होता है, ऋणायन। तो ये धनायन वाला भाग समान है, इन तीनों में ऋणायन वाला भाग क्या है, समान है। तो आप क्या कह देंगे कि समान धनमूलक और समान ऋणमूलक वाले लवणों को एक ही परिवार के लवण कहा जाता है। क्या कह देंगे आप बच्चों कि समान धनमूलक व समान ऋणमूलक वाले लवणों को
एक ही परिवार के लवण कहा जाता है। एक ही परिवार के क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। तो यहां तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि लवण परिवार क्या है। सामान्यतः लवण परिवार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपसे बस मैक्सिमम क्या पूछी जा सकती है? परिभाषा पूछी जा सकती है इसकी, लवण की। अगला टॉपिक है आपका लवणों की पीएच। देखिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, और कौन सा है? लवणों की पीएच। क्या है लवणों की पीएच से तात्पर्य? देखना, आपने एक अभिक्रिया पढ़ी थी उदासीनीकरण की, और वहां आपने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करता है? क्रिया, और क्रिया करके क्या बनाता है? NaCl, और किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। अब देखिएगा, आप बात को समझिएगा, आपने ये पढ़ा था प्रबल और दुर्बल पढ़े हैं आपने पढ़ा है कि ये कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। और NaOH भी क्या है? प्रबल क्या है? क्षारक है। तो यह भी क्या है? प्रबल, और यह भी क्या है? प्रबल है। यानी दोनों ही प्रबल अम्ल हैं और क्या है? प्रबल क्षारक हैं। तो जो लवण बन रहा है, जो क्या बन रहा है? लवण बन रहा है। आप जानते थे, मैंने आपको बताया था, इस NaCl की प्रकृति कैसी बनी थी? वहां उदासीन थी। कैसी थी? उदासीन। ये आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा था। ये जो रिएक्शन मैंने लिख रखी है, आपने से कहां पढ़ा था? उदासीनीकरण की अभिक्रिया में पढ़ा था। और अब आप समझिएगा ढंग से, ये तो क्या है बच्चों? प्रबल अम्ल है। ये क्या है? प्रबल क्षारक है। तो प्रबल अम्ल और जो प्रबल क्षारक हैं, जब ये आपस में क्रिया करके किसी लवण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, कौन सी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी प्रबल और ये भी प्रबल। तो सिंपल सी कहानी है, जब दोनों ही प्रबल होंगे, इन दोनों की ही लाठी मजबूत है, तो फिर भैंस किसी की नहीं होगी, यानी कि वो उसी खूंटे पे बंधेगी जहां वो पहले से ही बंधी हुई थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लीजिएगा यदि अम्ल तो क्या हो? प्रबल हो, और क्षारक क्या हो? दुर्बल हो। तो सीधी सी बात है, प्रबल कौन है? अम्ल है। तो किसकी चलेगी? अम्ल की चलेगी। तो जो लवण बनेगा वो कैसा प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यहां हम उसे आसानी से या ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या समझिए आप, कि यदि प्रबल क्या है? अम्ल है, और प्रबल ही क्या है? क्षारक है। तो जो लवण बनेगा वह कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। लवण कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। और किसकी प्राप्ति हो जाएगी? आपको जल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिएगा प्रबल तो क्या हो? अम्ल, परंतु क्षारक कैसा हो? दुर्बल। तो जो आपको क्या बनेगा? आपका जो लवण बनेगा वह कैसी प्रकृति का होगा? सॉरी, अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय लवण बनेगा। क्या बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। और किसकी प्राप्ति हो जाएगी? आपको जल की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? जल की। याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछ ले कि लवण जो प्राप्त हुआ है उसका जलीय विलयन कैसी प्रकृति दर्शा रहा है? अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर अम्ल कैसा था? प्रबल, और क्षारक कैसा था? दुर्बल। यानी कि वह जो लवण बना हुआ है वह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के परस्पर मेल से बना हुआ है। ऐसे ही मैं बात करूं, मान लीजिएगा यदि अम्ल तो कैसा हो? दुर्बल हो, और क्षारक कैसा हो? प्रबल हो, तो जो लवण बनेगा उस लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी। और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? जल। अब ये मैंने थ्योरेटिकल लिख दिया है, आपको इसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस इसलिए हो रही होगी क्योंकि यहां पर उदाहरण नहीं लिखे। देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी आपको जब कल अम्लता पढ़ाया था, पेट में अम्लता,
तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अपन सामान्य क्या यूज करते हैं, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप क्या कहते हैं, दूध या मैग्नीशियम भी कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था क्या कि सामान्यतः इसका भी क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन क्या है, ये लवण है, क्या है, लवण, क्षारक नहीं है। अब आप समझिएगा क्या है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यह है तो लवण, लेकिन इसका जलीय विलयन जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, क्षारकीय होती है। कैसी होती है, क्षारकीय। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यह जो लवण बना हुआ है, यह मैं आपको बात करूं तो देखिएगा, एक तो होता है क्या आपका कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, आप जानते हैं। और आप जानते हैं क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा लवण है, प्रबल, सॉरी कैसा क्षारक है, प्रबल क्षारक है। और जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, इस बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार का लवण है, परंतु किससे मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है प्रबल क्षारक से और दुर्बल अम्ल से। इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारकीय हो गई। कैसी हो गई, क्षारकीय हो गई है। तो यहां तक आपको ये लवणों की पीएच समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यदि अम्ल और क्षारक दोनों ही क्या हैं, प्रबल हैं, तो बनने वाला जो लवण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, उदासीन होगी। लेकिन यदि क्या है, अम्ल प्रबल है, क्षारक क्या है, दुर्बल, तो बनने वाला जो लवण होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और एक बात और मैं यहां जोड़ दूं, जब लवण अम्लीय है तो सीधी सी बात है पीएच का मान कितना हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही यदि अम्ल क्या है, दुर्बल, और क्षारक क्या है, प्रबल, तो जो आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा, उस लवण की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, क्षारकीय है। लेकिन आप जानते हैं पीएच का मान कितना हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि अम्लीय लवण का पीएच कितना होता है, तो कितना होता है, पीएच 7 से कम। क्षारकीय का कितना होता है, 7 से ज्यादा। और उदासीन लवण का पीएच कितना हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ लिया है, आज की क्लास में आपने पढ़ लिया है लवणों के बारे में, लवण परिवार के बारे में, और आपने पढ़ लिया जंतुओं और जो पशुओं और जो पादप हैं, उन पादपों के से जो अम्ल स्रावन हो रहा है उससे हम कैसे आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा और लंबा ना करते हुए इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब लास्ट हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है और वह है दैनिक जीवन में काम आने वाले यौगिक। 1-2 क्लास में लास्ट आप ये दोनों यौगिक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और यह चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से घर पर रेगुलर पढ़ते रहिए, चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। बस जो पढ़ाया जा रहा है उसे शांति से घर जाके पढ़ें और उसका रोजाना क्या करते रहें, रिवाइजेशन करते रहें। एक बात और आपको बच्चों क्या करनी है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा आपने आज लवणों की पीएच पढ़ी, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा मैं आपको यहाँ एक एक छोटी छोटी चीजें आपको समझा रहा हूं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके मन में पुटअप हो रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो क्या हो बड़ा, जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उन क्वेश्चनों को मन में क्या करें, पुटअप करने का प्रयास किया करें कि यहाँ से इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप यह और अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।